18 अक्टूबर 2004 रात के करीब 10:50 तमिलनाडु के पप्परापत्ती गांव की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। इसी अंधेरे को चीरते हुए एक एम्बुलेंस आगे बढ़ रही थी। उस पर लिखा था एसके हॉस्पिटल। बाहर से ये एक आम एम्बुलेंस लग रही थी, लेकिन इसके अंदर इंडिया का सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक मुजरिम बैठा था। एक ऐसा आदमी जिसके नाम से पूरे साउथ इंडिया की सड़कें कांपती थी, पर आज वो कमज़ोर था। उसे अस्थमा था और उसकी आंखों में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो गया था, जिसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। लेकिन सबसे बड़ा सच कुछ और था। एम्बुलेंस चला रहा ड्राइवर कोई आम ड्राइवर नहीं था। वो स्पेशल टास्क फोर्स का एक अंडरकवर ऑफिसर था और एम्बुलेंस के ठीक आगे धरती पर पेट के बल लेटे हुए झाड़ियों में छुपकर सैकड़ों एसटीएफ कमांडर्स अपने लोडेड राइफल्स के साथ इस एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। एक छोटी सी गलती और गेम ओवर। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 30 सालों से दो राज्यों की पुलिस ने, हजारों कमांडर्स ने और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट ने जिसे पकड़ नहीं पाया, वो शातिर अपराधी आज खुद चलकर इस जाल में कैसे फंस गया? उसने इतनी आसानी से अपना जंगल कैसे छोड़ दिया? आज हम इस वीडियो में रिकॉर्ड्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखेंगे और समझेंगे इंडिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे डेंजरस मैनहंट की सच्चाई, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन कुकून। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुसे मुनिसामी वीरप्पन, एक ऐसा नाम जो 30 साल तक कानून के मुंह पर एक तमाचा था। वो सिर्फ एक चंदन स्मगलर या हाथीदांत चोर नहीं था, वो एक डोमेस्टिक टेररिस्ट बन चुका था। वीरप्पन का खौफ इतना बड़ा था कि उसके सिर पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। इंडिया की हिस्ट्री में किसी अपराधी पर इतना बड़ा इनाम पहले कभी नहीं रखा गया था। एसटीएफ और कानूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने 30 साल के क्रिमिनल करियर में वीरप्पन ने 184 लोगों का खून किया था। इनमें से 97 लोग पुलिस ऑफिसर्स, एसटीएफ जवान्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे। उसने 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया था और करोड़ों रुपए का चंदन स्मगल किया था। तो आखिर उसे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों था? इसका सबसे बड़ा रीजन था उसकी टेरिटरी, सत्यमंगलम का घना जंगल। ये जंगल 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। वहाँ घनी झाड़ियाँ थी, खतरनाक जानवर थे और ऐसे पहाड़ थे जहाँ हेलीकॉप्टर से भी नजर नहीं रखी जा सकती थी। वीरप्पन इस जंगल के हर पेड़, हर गुफा और हर नदी को जानता था। सरकारी फौज एक कन्वेंशनल यानी आम लड़ाई लड़ रही थी, जबकि वीरप्पन एक गुरिल्ला वॉर लड़ रहा था। अगर एसटीएफ जंगल के अंदर घुसती तो वो खुद शिकार बन जाती थी। एक बार तो उसने पुलिस की पूरी गाड़ियों को लैंडमाइन ब्लास्ट से उड़ा दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले मरे गए थे। वो जंगल का भूत बन चुका था, जिसे सब महसूस करते थे पर कोई पकड़ नहीं पाता था। लेकिन सिर्फ जंगल का रास्ता पता होने से कोई 30 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसने जंगल के आसपास के गांव वालों पर एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल बना लिया था। यह कंट्रोल 2 चीजों से चलता था, खौफ और पैसा। अगर वीरप्पन को जरा सा भी शक होता था कि किसी गांव वाले ने पुलिस की मदद की है, तो वो उसे भारी भीड़ के बीच बेरहमी से मार देता था। रिपोर्ट्स बताती है कि उसने इन्फॉर्मर्स को जिंदा जला दिया था और उनके सिर काट दिए थे। इस खौफ की वजह से कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पर दूसरी तरफ वो रॉबिन हुड बनने का नाटक करता था। वो गरीब गांव वालों को पैसा बांटते थे, उनकी बेटियों की शादी का खर्च उठाता था और इलाज के लिए पैसा देता था। इसका नतीजा ये था कि गांव वाले उसके ह्यूमन सीसीटीवी कैमरास बन गए। अगर एसटीएफ का एक कॉन्वॉय जंगल की तरफ निकलता था तो गांव वाले किसी न किसी तरह वीरप्पन को खबर दे देते थे। पुलिस उस तक पहुंचे इससे घंटों पहले उसे सब पता चल जाता था। वो अपनी जगह बदल लेता था। एसटीएफ असहाय थी। उन्हें पता था कि जब तक ये नेटवर्क नहीं टूटेगा, वीरप्पन नहीं पकड़ा जाएगा। फिर आया साल 2000।
एक ऐसा साल जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वीरप्पन ने कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े मेगास्टार डॉक्टर राजकुमार को उनके घर से किडनैप कर लिया। पूरे कर्नाटक और तमिलनाडु में आग लग गई, दंगे होने लगे, सरकारें हिल गई। 108 दिनों तक डॉक्टर राजकुमार उसकी कैद में रहे। सरकार को उसकी हर शर्त माननी पड़ी। एक अकेले क्रिमिनल ने 2 बड़ी स्टेट गवर्नमेंट्स को घुटनों पर ला दिया था। ये कानून के लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। इसकी वजह से स्ट्रेटेजी में एक सबसे बड़ा शिफ्ट आया। तमिलनाडु सरकार ने एसटीएफ का नया चीफ बनाया के विजय कुमार को, और उनके साथ आए उनके इंटेलिजेंस हेड NK सिंथमराई कन्नन। इन दोनों ऑफिसर्स ने आते ही सबसे पहली बात ये समझी कि जंगल के अंदर जाकर वीरप्पन को हराना नामुमकिन है। ब्रूट फोर्स यानी ताकत से उसे नहीं जीता जा सकता। इन्होंने एक नई फिलोसॉफी अपनाई। हम जंगल में नहीं जाएंगे, हम जंगल को मजबूर करेंगे कि वो वीरप्पन को बाहर निकल फेंके। उन्हें प्योर इंटेलिजेंस चाहिए था। उन्हें उसके कवच में एक लूपहोल चाहिए था। विजय कुमार और कन्नन सर की टीम ने अपना अंडरकवर काम शुरू किया और जल्दी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक बहुत बड़ी कमजोरी ढूंढ निकाली। वीरप्पन अब पहले जैसा ताकतवर नहीं था। उसका 100 लोगों का गैंग अब सिर्फ 3 से 4 लॉयल लोगों तक सिमट गया था। पर सबसे बड़ी खबर उसकी फिजिकल कंडीशन थी। वीरप्पन की उम्र 52 साल हो चुकी थी। उसे अस्थमा की बीमारी थी और उसकी आंख में कैटरैक्ट इतना बढ़ गया था कि वो आने वाले वक्त में अंधा होने वाला था। यहां से जन्म हुआ ऑपरेशन कुकून का। एसटीएफ ने एक लोकल ट्रेडर यानी व्यापारी को अपने साथ में लाया। ये व्यापारी वीरप्पन को चुपचाप गांव से जरूरत का सामान पहुंचाता था। धीरे धीरे इस ट्रेडर ने वीरप्पन का भरोसा जीता। जब भरोसा पक्का हो गया तो एसटीएफ ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस कार्ड खेला। उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर का झूठ नहीं बोला, उन्होंने वीरप्पन के अहंकार और उसके एम्बिशन का फायदा उठाया। वीरप्पन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को बहुत मानता था और उनसे मॉडर्न वेपन्स लेना चाहता था। अंडरकवर ट्रेडर ने उसे बताया कि LTTE के कुछ बड़े लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने प्लान बताया कि पहले एक सीक्रेट आई डॉक्टर उसका इलाज करेगा और फिर उस एम्बुलेंस के जरिए उसे त्रिची ले जाया जाएगा, जहां से वो बोट पकड़कर हमेशा के लिए श्रीलंका निकल जाएगा। इस मास्टर बेट ने अपना काम कर दिया। वीरप्पन इस बहुत बड़े सपने के जाल में फंस गया। पर सच तो ये था कि एम्बुलेंस को चला रहा ड्राइवर एसटीएफ का एक जानबाज अंडरकवर ऑफिसर था, कांस्टेबल सरवनन। वीरप्पन मौत की गाड़ी में बैठ चुका था। अब हम वापस 18 अक्टूबर 2004 की अंधेरी रात में आते हैं। एम्बुलेंस एसटीएफ के बताए हुए एम्ब्यूश पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। पप्परापत्ती के उस सुनसान इलाके में कमांडोस अपनी सांसें थामे बैठे थे। जैसे ही एम्बुलेंस एसटीएफ के घेरे में आई, ड्राइवर सरवनन ने गाड़ी रोकी। उसने नाटक किया कि इंजन में कुछ खराबी आ गई है। वो ड्राइवर सीट से बाहर निकला, गाड़ी का बोनेट खोला और अगले ही सेकंड वो तेजी से भागकर वहां से अंधेरे में गायब हो गया। ये आखिरी सिग्नल था। अचानक सैकड़ों वाट की डैजलिंग स्पॉटलाइट्स ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरा एकदम रोशनी में बदल गया। पुलिस ने मेगाफोन से आवाज गूंजी, पुलिस सरेंडर इमीडिएटली, हथियार डाल दो। लेकिन वीरप्पन सरेंडर करने वालों में से नहीं था। एसटीएफ रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बुलेंस के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई और उसके बाद एसटीएफ ने भयानक जवाबी कार्रवाई की। कमांडोस ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियों की बारिश कर दी। एसटीएफ ने अपने डिफेंस में टोटल 338 गोलियां चलाई। ये फायर फाइट 45 मिनट से भी कम चली। जब फायरिंग बंद हुई, इंडिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल वहां बेजान पड़ा था। लेकिन एक सच्चे क्राइम डॉक्यूमेंट्री में हर पहलू देखना जरूरी है। एसटीएफ के इस ऑफिशियल वर्जन के बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसे आज बटर मिल्क थ्योरी कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और लोकल लोगों ने दावा किया कि कोई शूटआउट हुआ ही नहीं था। उनका कहना था कि एम्बुलेंस में बैठने से पहले इन्फॉर्मर्स ने वीरप्पन को छाछ यानी बटर मिल्क पिलाई थी, जिसमें भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिली हुई थी। उनके मुताबिक जब वो एम्बुलेंस में बेहोश हो गया, तब एसटीएफ ने उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी।
के विजय कुमार और पूरी एसटीएफ ने इस थ्योरी को पूरी तरह झूठ बताया और अपने ऑफिशियल शूटआउट अकाउंट पर कायम रहे। पर क्राइम की दुनिया में ये थ्योरी आज भी लोगों के बीच डिबेट का हिस्सा है। जब हम एक प्रोफेशनल क्राइम रिसर्चर की तरह इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं तो हमें एक बहुत गहरा लेसन मिलता है। ऑपरेशन कुकून सिर्फ एक पुलिस एक्शन नहीं था, ये इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल वारफेयर की एक मास्टर क्लास थी। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि चाहे एक क्रिमिनल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा घोस्ट क्यों ना बन जाए, उसके अंदर हमेशा एक इंसानी कमजोरी होती है। वीरप्पन का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एसटीएफ नहीं थी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार, श्रीलंका भागने का लालच और उसके बायोलॉजिकल कमजोरी थी। उसे लगा कि वो हमेशा सिस्टम को अपने हिसाब से चला लेगा। लेकिन ये जीत किसी आम बंदूक या गोली की नहीं थी, ये जीत थी एसटीएफ ऑफिसर्स के लंबे सबर रखने की। ये जीत थी अंडरकवर एजेंट्स की जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। और सबसे बड़ी बात, ये जीत थी उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने आखिर में 30 साल पुराने खौफ को उसकी खुफिया गुफा से निकलने पर मजबूर कर दिया। एक क्रिमिनल सिस्टम से चाहे कितनी बार भी बच निकले, आखिर में कानून हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो अगर आपको ऐसे ही वेल रिसर्च्ड रियल लाइफ क्राइम और हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल देश की असलियत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई केस फाइल के साथ। जय हिंद।